हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल को कंटिन्यू करते हुए उसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल के लिए मैंने आपको बताए थे स्टेप नंबर फर्स्ट था कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, फिर था क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, जिसमें से हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, जिसमें प्राइमरी अपॉर्शनमेंट और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट पढ़ा था। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मतलब उपरिव्ययों का अवशोषण। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखिए, अलोकेशन तो होता है कि डिपार्टमेंट को ओवरहेड बांट देना। ठीक है, डिपार्टमेंट को अलोकेट कर देना या डिपार्टमेंट को अलॉट कर देना। ठीक है, डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज कर देना। अपॉर्शनमेंट था कि ओवरहेड को डिपार्टमेंट को या फिर कॉस्ट सेंटर को किसी पर्टिकुलर प्रपोर्शन में अलॉट कर देना। ठीक है, ये क्या था? विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। अलोकेशन में हम क्या करते थे कि ओवरहेड को आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से क्या करते थे, डिपार्टमेंट के ऊपर या फिर कॉस्ट सेंटर के ऊपर क्या करते थे, चार्ज करते थे। ठीक है, और अपॉर्शनमेंट में हमने क्या सीखा? अपॉर्शनमेंट में हम ओवरहेड को किसी डिपार्टमेंट में या किसी कॉस्ट सेंटर पे क्या करते, पर्टिकुलर प्रपोर्शन में चार्ज करते थे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एब्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन भी एक तरीके से क्या होता है, ओवरहेड को अलॉट करना होता है, लेकिन डिपार्टमेंट को नहीं। किसको? कॉस्ट यूनिट को, मतलब हमारे जितना प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को अलॉट कर देना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होगा कि ओवरहेड अलॉट कर देना या चार्ज कर देना। किसको? पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट को या प्रोडक्शन को। ठीक है, अब तक हम डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर को करते आ रहे थे, अब हम क्या करेंगे, ओवरहेड को किसी कॉस्ट यूनिट को चार्ज कर देना या किसी प्रोडक्शन को चार्ज कर देना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड होता क्या है। ठीक है, इसकी मीनिंग जानते हैं हम। तो देखिए, मीनिंग इसकी होती है द अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट इज नो एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। मतलब उपरिव्ययों का लागत इकाइयों पर आवंटन करना उपरिव्ययों का अवशोषण कहलाता है। अब लागत इकाइयों पर अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा था अलोकेशन पढ़ा था, अब तक हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, अपॉर्शनमेंट पढ़ा था। तो हमने जो अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट पढ़ा उसमें हम क्या करते थे, ओवरहेड को किसी डिपार्टमेंट पे या फिर किस पे, कॉस्ट सेंटर पे चार्ज करते थे। ठीक है, क्या करते थे हम, डिपार्टमेंट के ऊपर या फिर कॉस्ट सेंटर में चार्ज करते थे। लेकिन एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन का मतलब होगा कि ओवरहेड को कॉस्ट यूनिट पे चार्ज कर देना। ठीक है, कॉस्ट यूनिट मतलब जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बनाई है उसके ऊपर हमें चार्ज करना है। ठीक है, देखिए वापस एक बार देखते हैं। द अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड, द अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड मतलब ओवरहेड को चार्ज करना टू द कॉस्ट यूनिट इज नो एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अगर हम कॉस्ट यूनिट के ऊपर मतलब इकाइयों के ऊपर क्या करते हैं, ओवरहेड को चार्ज करते हैं, आवंटन करते हैं उनका, तो वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कि ये कैसे होता है, ये अलोकेशन, ये अपॉर्शनमेंट और ये अब्जॉर्प्शन, ये किस तरीके से होता है। देखिए, ओवरहेड होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। देखिए, चार्ज या अलॉट टू डिपार्टमेंट। ठीक है, किसे चार्ज कर रहे हैं हम, डिपार्टमेंट को या फिर कॉस्ट सेंटर को। ठीक है, अगर हम ओवरहेड को चार्ज या अलॉट कर रहे हैं किसको, डिपार्टमेंट को या कॉस्ट सेंटर को, तो वो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, अगर हम ओवरहेड को डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर पे चार्ज करना चाहते हैं तो वो दो तरीके से कर सकते हैं। तरीका ये है विथ आइडेंटिफिकेशन। अगर हमने ओवरहेड को पहचान लिया है कि ये पर्टिकुलर ओवरहेड जो है वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, अलोकेशन। ठीक है, उसे हम क्या कहते थे, अलोकेशन। अगर हम किसी ओवरहेड को पहचान नहीं पा रहे हैं कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कितना है, तो हम उसे क्या करते हैं, इन प्रपोर्शन में क्या करते हैं, अलॉट करते हैं। इन प्रपोर्शन में अलॉट करते हैं तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अपॉर्शनमेंट। ठीक है, तो हमने अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन देखिए क्या होता है कि एक बार अगर हम ओवरहेड को किसी डिपार्टमेंट या कॉस्ट सेंटर पे क्या कर देते हैं, अलॉट कर देते हैं, तो इसके बाद इन ओवरहेड को हम क्या करेंगे, कॉस्ट यूनिट के ऊपर क्या करेंगे,
अलॉट करेंगे। ठीक है, एक बार पता चल जाता है कि कोई ओवरहेड किस डिपार्टमेंट का है, तो फिर उसके बाद हम उस डिपार्टमेंट में बनने वाली जो यूनिट होती है या उस डिपार्टमेंट में बनने वाला जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर हम उस ओवरहेड को क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। समझ में आ गया मैटर? देखिए एक बार वापस से बताते हैं कि ओवरहेड जो होता है उसे हम किसी डिपार्टमेंट या किसी कॉस्ट सेंटर पर क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं या अलॉट कर सकते हैं। कैसे? दो तरीके से। तरीका नंबर फर्स्ट, अगर हमने ओवरहेड को पहचान लिया है कि ये ओवरहेड पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट का है, तो हम उसे क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। वो चीज़ कहलाएगी अलोकेशन। ठीक है, विदाउट प्रपोर्शंस। ठीक है, और अगर हम किसी ओवरहेड को पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट का है, तो हम उसे क्या करते हैं, इन प्रपोर्शन अलॉट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इन प्रपोर्शन अलॉटमेंट किया है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, अपॉर्शनमेंट कहलाती है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि एक बार कोई ओवरहेड किसी डिपार्टमेंट को अलॉट हो जाता है, उसके बाद उस ओवरहेड को उस डिपार्टमेंट में बनने वाली किसी चीज़ के ऊपर क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा या फिर उसे अलॉट किया जाएगा। तो फिर देखिए, फिर इसके बाद ओवरहेड चार्ज टू या अलॉट टू कॉस्ट यूनिट या प्रोडक्शन, अगर हमने उसको कॉस्ट यूनिट या प्रोडक्शन के ऊपर क्या कर दिया है, अलॉट कर दिया है, चार्ज कर दिया है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन कहलाएगी। ठीक है, तो अभी एक बार देखिए इसके बारे में एक लाइन भी लिखी हुई है, एक लाइन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। लाइन ये है कि किसी फैक्ट्री के समस्त उपरिव्ययों को उत्पादन विभागों में बांटना उपरिव्ययों का अनुभाजन कहलाता है। ठीक है, किसी फैक्ट्री में सारे जो भी जितने भी ओवरहेड होंगे उन्हें उत्पादन विभागों में, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना क्या कहलाता है, अपॉर्शनमेंट कहलाता है। जबकि एक उत्पादन विभाग के उपरिव्ययों को उस विभाग द्वारा उत्पादित की गई इकाइयों पर वितरित करना अवशोषण कहलाता है। जबकि क्या कहलाता है कि अपॉर्शनमेंट कर दिया हमने, हमें पता चल गया कि डिपार्टमेंट के ओवरहेड कितने हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उस डिपार्टमेंट में बनने वाली यूनिट, जो भी प्रोडक्शन रहेगा, जो भी चीज़ हम उसमें बनाएंगे, उसके ऊपर उन ओवरहेड को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, और उन ओवरहेड को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन या पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर चार्ज करना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो था पूरा एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसके बारे में। अब हम चलते हैं कि एब्जॉर्प्शन हमें करना किस किस का है और कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं कि हम करते हैं एब्जॉर्प्शन किसका, ओवरहेड का। देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, हम कौन कौन से ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। हम देखिए फैक्ट्री ओवरहेड का कर सकते हैं, हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का कर सकते हैं, और हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमारे पास 4 ही तरह के ओवरहेड होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल क्लासिफिकेशन, अगर फंक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाए तो हमारे पास में फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं, और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं। तो हमें करना क्या है, इन्हीं का ही क्या करना है, एब्जॉर्प्शन करना है। एब्जॉर्प्शन मतलब उन्हें जो हमने यूनिट बनाई है उसके ऊपर बांटना है। ठीक है, तो अभी वही हम देखने वाले हैं कि उसके क्या क्या मेथड है। तो देखिए मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन है वो किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए उसके मेथड कौन कौन से हैं। मेथड नंबर फर्स्ट है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट। मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मतलब कि अगर आपको फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करना है तो आप फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज कैसे कर सकते हो, उसका डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर परसेंटेज निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर परसेंटेज कैसे निकलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100। ठीक है, ये इसका एक परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर, और देन हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का। तो सबसे पहला मेथड ही है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अब ये होता कैसे है, देखो मैं आपको बताती हूँ। अब प्रोडक्शन हाउस क्या कर रहा है, प्रोडक्शन तो कर ही रहा है। ठीक है, उसने पहले भी प्रोडक्शन किया है, पिछले साल भी किया है और इस साल भी कर रहा है। अब इस साल उसको पता नहीं है कि मैं क्या करूँ कि मेरे है ना फैक्ट्री ओवरहेड कितने हो, तो मतलब उन्हें पता नहीं है कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं सपोजिवली। तो वो लोग क्या करेंगे, पिछले बार जो फैक्ट्री ओवरहेड लगे थे उसकी डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर क्या निकाल देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, और उस परसेंटेज को इस साल क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही मेथड है कि आप क्या करो, अपने फैक्ट्री ओवरहेड का डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर परसेंटेज निकाल के रखो और उसको फिर बाद में
पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लिए और पर्टिकुलर किसी कॉस्ट यूनिट के लिए आप उसे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड है फर्स्ट। फिर मेथड नंबर सेकेंड है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस। हम उसको डायरेक्ट वेजेस के ऊपर भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर परसेंटेज कैसे निकलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर रहेंगे, अपॉन में डायरेक्ट वेजेस रहेगी और इनटू हम करेंगे 100। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डायरेक्ट मटेरियल का है। इस बार हमने परसेंटेज किस पे निकाला है, डायरेक्ट वेजेस पे निकाला है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट है परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट। हम चाहे तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर भी परसेंटेज निकाल सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का। तो फैक्ट्री ओवरहेड का प्राइम कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज निकालना है तो फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर रहेंगे, प्राइम कॉस्ट अपॉन में रहेगी और इनटू करेंगे हम 100। ठीक है, तो ये निकल जाएगा किस पे, प्राइम कॉस्ट पे परसेंटेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर आवर्स रेट मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड से भी आप फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर सकते हो। कैसे, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके डायरेक्ट लेबर आवर है कितने। डायरेक्ट लेबर आवर मतलब श्रमिक घंटे, कि आपके श्रमिक कितने घंटे काम करते हैं, उस घंटे के हिसाब से भी आप प्रति घंटे रेट उसकी निकाल सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड की। तो आपको पहले पता होगा कि हमारे जो लेबर आवर्स हैं या हमने जो लेबर को टाइम दे रखा है, जैसे सपोजिवली 6 घंटे हैं। ठीक है, तो 6 घंटे के ऊपर आपको क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड की रेट निकालनी है। अब कई बार क्या होता है कि हमने तो श्रमिकों को दिए तो 6 घंटे ही है, लेकिन उन्होंने काम 5 घंटे ही किया हो, क्या पता 1 घंटा उन्होंने वेस्ट किया हो, टाइम वेस्ट किया हो, तो उसे क्या बोलते हैं, आइडियल आवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए लेबर आवर ऑफ द पर्टिकुलर टाइम, अगर हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लेबर आवर्स दे रखे हैं, उसमें से आइडियल आवर्स माइनस करोगे तो आपके जो प्रोडक्टिव लेबर आवर्स हैं वो आ जाएंगे, और उसको डिवाइड करना है आपको किससे, फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द पर्टिकुलर टाइम। कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के जो भी फैक्ट्री ओवरहेड रहेंगे उसको अगर आप लेबर आवर्स से डिवाइड करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, लेबर आवर रेट आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड की। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, श्रमिक घंटे मतलब लेबर आवर्स पता होने चाहिए, और लेबर आवर्स को आप फैक्ट्री ओवरहेड से डिवाइड करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड की लेबर आवर रेट आ जाएगी। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है मशीन आवर रेट मेथड। अब आजकल तो क्या होता है कि सारा ही प्रोडक्शन ज़्यादातर किस में हो जाता है, मशीनों में हो जाता है। तो जहाँ पे काम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों में किया जाता है वहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करने के लिए मशीन आवर रेट का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किस में होता है, मशीनों में होता है, वहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करने के लिए मशीन आवर रेट को यूज़ किया जाता है। अब ये मशीन आवर रेट क्या होती है, मशीन आवर रेट मतलब मशीन के चलने के घंटे। तो मशीन के चलने के घंटे के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए मशीन आवर रेट मीन्स द कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ मशीन फॉर द 1 आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर मशीन के चलने की जो भी लागत होगी वो क्या कहलाएगी, मशीन आवर रेट कहलाएगी। ठीक है, कि 1 घंटे में आपकी मशीन चलती है तो कितना वो कॉस्ट कवर करती है वो, या कितना मतलब उसके ऊपर लागत लगता है या कितना कॉस्ट लगता है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपके मशीन आवर रेट कहलाएगी। ठीक है, तो आप मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा के यूज़ करोगे। आप फैक्ट्री ओवरहेड को ऊपर रखोगे और अपॉन में आपको मशीन रनिंग आवर्स लिखना है कि आपकी मशीन कितने घंटे चलती है। जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी मशीन आवर रेट आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड की। ठीक है, तो मशीन आवर रेट क्या हो गई वो तो आपको पता चल गया कि मशीन आवर रेट मतलब किसी मशीन के 1 घंटे में चलने की कॉस्ट। ठीक है, और मशीन आवर्स मतलब मशीन के चलने के घंटे। ठीक है, तो मशीन चलने के जितने घंटे होंगे उस घंटे के हिसाब से भी हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर सकते हैं। अब आपके ये जो सेपरेट क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में मशीन आवर रेट से रिलेटेड, कि मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के आपके सेपरेट क्वेश्चन 7 मार्क्स में बन सकते हैं। ठीक है, और 15 मार्क्स में भी बन सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा टॉपिक, इसको आप ध्यान से देखिए कि मशीन आवर रेट कैसे कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है, कि मशीन के घंटे तो आपको पता चल जाएंगे, बट मशीन आवर रेट मतलब 1 घंटे में मशीन के चलने की कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा पता है, आपको जो डिपार्टमेंटल ओवरहेड होंगे, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड है तो वो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के आपने जैसे अपॉर्चुनमेंट या अलोकेशन करके बांट दिए तो आपको डिपार्टमेंटल ओवरहेड पता होंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, पहला कौन सा पार्ट होगा, पहला होगा स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब जिसे स्थायी व्यय भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्थिर व्यय या स्थायी व्यय, और इंग्लिश में कहते हैं इसे स्टैंडिंग चार्जेस। तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड को 2 भाग में डिवाइड करना है, पहला होगा स्टैंडिंग चार्जेस, दूसरा होगा मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस को हिंदी में मशीन व्यय कहते हैं। ठीक है, तो 2 भागों में आपने ओवरहेड को बांट दिया।
बांट दिया। अब स्टैंडिंग चार्जेस कौन कौन से होते हैं, मतलब फिक्स चार्जेस कौन कौन से होते हैं। फिक्स चार्जेस होते हैं रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग एंड हीटिंग, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, सुपरविजन, इनडायरेक्ट मटेरियल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये सारे स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं। जबकि मशीन एक्सपेंसेस में कौन कौन सी सिर्फ 3 चीज़ें आती है। आपको ये ध्यान रखना, मशीन एक्सपेंसेस में सिर्फ 3 चीज़ें आएगी। पहला तो आएगा डेप्रिसिएशन, दूसरा आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस और तीसरा आएगा आपके पावर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपके मशीन एक्सपेंसेस में आएगी। अब आपके पास होंगे सारे ओवरहेड, सारे एक्सपेंसेस होंगे, उसको आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट में। 2 पार्ट में स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन चार्जेस। ठीक है, अब स्टैंडिंग चार्जेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है, और मशीन एक्सपेंसेस सिर्फ 3 हैं। मशीन एक्सपेंसेस में हमेशा 3 ही रहेंगे। पहला रहेगा डेप्रिसिएशन, दूसरा रिपेयर मेंटेनेंस और तीसरा रहेगा पावर। तो इसलिए बेटर ये है कि आप क्या करो, मशीन एक्सपेंसेस को ध्यान में रखो। बाकी जो भी एक्सपेंसेस बचेंगे वो सब किस में जाएंगे, स्टैंडिंग चार्जेस में। ठीक है, तो जो भी टोटल ओवरहेड रहेंगे उसमें सिर्फ आप मशीन एक्सपेंसेस को ध्यान रख लेना कि डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस और पावर मशीन के हैं, बाकी सब क्या है, स्टैंडिंग है। ठीक है, अब इनको हमने बांट तो दिया, अब करना क्या है इसका, अब देखते हैं इसका क्या करना है। देखिए, फिर आपको क्या, ये ओवरहेड को बांटने के बाद आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन। ठीक है, टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन आर एस्टिमेटेड फॉर द पीरियड। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मशीन के वर्किंग आवर्स पता होने जरूरी है कि वो मशीन किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड जैसे सपोजिवली 1 महीना हो गया या 1 साल हो गया, चलो 1 साल ले लेते हैं हम, तो पर्टिकुलर वन ईयर में आपकी मशीन कितनी चलती है, उसके वर्किंग आवर्स कितने हैं, वो कितने घंटे चलती है पूरे साल भर, वो आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, ओवरहेड को तो 2 पार्ट में बांटना ही है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपकी मशीन 1 साल में कितने उसके वर्किंग आवर्स है, कितने घंटे वो चलती है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको पता हो गई। फिर आप क्या करोगे, फिर आपको बनाना है एक स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से। फिर आप बनाओगे क्या, एक स्टेटमेंट कुछ इस टाइप का, और वो स्टेटमेंट बनेगा किसके लिए, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट के लिए। मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करने के लिए आप एक ऐसा स्टेटमेंट बनाओगे। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या, स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको लिखना है स्टैंडिंग चार्जेस, कि आपके स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि 3 मशीन एक्सपेंसेस होते हैं, बाकी सब के सब क्या रहेंगे, स्टैंडिंग रहेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे जैसे रेंट एंड रेट्स हो गए, लाइटिंग हीटिंग हो गई, इंश्योरेंस टैक्सेस हो गए, सुपरविजन, इनडायरेक्ट मटेरियल और अदर दूसरे कोई भी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो 3 एक्सपेंसेस आप ध्यान में रखना कि ये 3 चीज़ें क्या होती है, मशीन एक्सपेंसेस होती है, बाकी सारी स्टैंडिंग होती है। तो सारे स्टैंडिंग चार्जेस को आपको एक बार यहाँ पे लिख देना है। ये सारे स्टैंडिंग चार्जेस पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के, जैसे 1 साल के जितने का आप कंप्यूटेशन कर रहे हो, 1 महीने का कर रहे हो तो 1 महीने के सारे लिख देना। अगर 1 साल के कर रहे हो, 1 साल का पूरा टाइम पीरियड आपको मशीन वर्किंग आवर्स दे रखा है, तो 1 साल के जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस रहेंगे वो सब आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, फिर इन स्टैंडिंग चार्जेस की टोटल करोगे। ठीक है, ये जितने भी आपने स्टैंडिंग चार्जेस लिखे हैं ना, इन सब की आप क्या करोगे, टोटल करोगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, आर्ली रेट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस कैलकुलेट करनी है, कि स्टैंडिंग चार्जेस को कैलकुलेट करने की कैसे करनी है, आर्ली रेट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस। इसका एक फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। ठीक है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। ठीक है, आर्ली रेट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस मतलब आपने ये जो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस निकाले ना, इनकी प्रति घंटा दर कितनी है। ठीक है, तो स्टैंडिंग चार्जेस की आप क्या करोगे, प्रति घंटा दर निकालोगे, और प्रति घंटा दर का आपको ये फॉर्मूला लगाना है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस जो ये टोटल है वो, और टोटल मशीन आवर्स जो आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे उससे आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, फिर आपकी क्या आ जाएगी, ये स्टैंडिंग चार्जेस की आर्ली रेट आ जाएगी। फिर आप लिखोगे क्या, मशीन एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मशीन एक्सपेंसेस आप लिख रहे हो ना, वो पर आवर होने चाहिए। ठीक है, टोटल नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, प्रति घंटे होने चाहिए, कि प्रति घंटे मशीन एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं, क्योंकि प्रति घंटे स्टैंडिंग चार्जेस तो हमने निकाल दिए। ठीक है, आर्ली रेट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस हमने निकाल दी, प्रति घंटे स्थिर व्यय तो हमने निकाल दिए। अब आपको मशीन एक्सपेंसेस भी प्रति घंटे ही निकालने हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन भी आपका आएगा पर आवर। अब वो कैसे आएगा, उसके लिए आप जब क्वेश्चन हम करेंगे तब मैं आपको डिटेल में इसको बताऊंगी। इसमें डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगेगा और डिवाइडेड बाय टोटल घंटे होगा। ठीक है, अब फिर चलते हैं नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये भी आपके प्रति घंटे ही निकलेगा। पावर
ये भी आपके प्रति घंटे ही निकलेगा। तो इन सबको प्रति घंटे निकाल के आपको यहाँ पे लिखना है और फिर आप इसकी सबकी टोटल करोगे, इसकी स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर की और डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस और पावर की, इन सब की आप टोटल करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इन सब की टोटल कर देनी है। ठीक है, फिर आ जाएगी आपकी मशीन आवर रेट। फिर चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो स्टैंडिंग चार्जेस है ना, जो अभी हमने यहाँ पे लिखे हैं ये ऊपर, इनको भी अपॉर्शन करना पड़ता है, अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है कि पर्टिकुलर किसी मशीन का कितना है। ठीक है, तो उनके अपॉर्शनमेंट के भी कुछ बेसिस होता है, तो वो बेसिस हम देख लेते हैं। देखिए, रेंट और रेट जो होता है वो किसी मशीन के ऊपर उसके एरिया के हिसाब से हम चार्ज कर सकते हैं। फिर लाइटिंग एंड हीटिंग जो होता है वो नंबर ऑफ पॉइंट या टोटल वॉट के हिसाब से भी चार्ज किया जाता है। फिर देखिए, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस और टैक्सेस जो होंगे वो कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स और एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। सुपरविज़न, सुपरविज़न होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। ठीक है, या फिर सुपरविज़न, कोई सुपरवाइज़र है अपना टाइम किसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर कितना डिवोट करता है, फोरमैन वगैरह, तो उस हिसाब से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कुछ क्राइटेरियाज हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ये क्राइटेरिया हमें ध्यान में रखने हैं। अब चलते हैं हम आगे। फिर देखिए, मशीन सेटिंग अप टाइम एंड आइडियल टाइम। हम जो ये मशीन आवर्स पता करते हैं, मशीन के वर्किंग आवर्स, उसमें मशीन का जो सेटिंग अप टाइम होता है, मशीन को सेट करने का समय, और आइडियल टाइम, कई बार क्या होता है कि मशीन किसी कारण से बंद रह जाती है, जैसे कोई पावर फेलियर हो गया या कोई हड़ताल हो गई, तो इस वजह से कोई मशीन अगर बंद पड़ी है तो वो टाइम और उसकी सेटिंग करने का टाइम, सेटिंग करने का टाइम मतलब किसी प्रोडक्शन फंक्शन को चालू करने से पहले उस मशीन को सेट करना पड़ता है, तो वो सेटिंग अप टाइम का हमें क्या करना है, तो उस चीज़ को अभी हम देखते हैं कि देखिए, कई बार क्या होता है कि मशीन को सेट करने में कुछ टाइम लग जाता है, तो उस टाइम को सेट करने का जो टाइम होता है उसे हमें क्या मानना है, प्रोडक्शन आवर्स का ही हिस्सा मानना है। ठीक है, देखिए, सर्टेन मशीन आवर्स आर ऑल्सो लॉस्ट इन टोटल सेटिंग, थस द मशीन सेटिंग अप टाइम शुड ऑल्सो फॉर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन आवर्स अगेंस्ट द जॉब। आपको क्या करना है कि मशीन सेटिंग अप टाइम जो होगा वो प्रोडक्शन आवर्स में ही, मतलब वर्किंग आवर्स में ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक मशीन ने 25 घंटे काम किया, जिसमें से 1 घंटे का समय क्या है, उसके सेटिंग करने का टाइम है। ठीक है, उसको सेट करने का टाइम लगा, बाकी 24 घंटे ही उसने प्रोडक्शन किया, तो हमें पूरे कंसिडरेशन में 25 घंटे लेने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सेटिंग अप टाइम भी प्रोडक्शन टाइम ही मानना है। फिर चलते हैं हम आगे कि आइडियल टाइम का क्या करना है। देखिए, आइडियल आवर्स क्या होते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। देयर आर मैनी सिचुएशन इन द मशीन्स are kept ideal such as in case of power failure, machine breakdown या strike और लॉकआउट। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि पावर फेलियर हो गई थी, या मतलब बिजली चली गई थी, या मशीन कहीं से टूट गई है, या फिर कोई स्ट्राइक वगैरह हो गई है, या कोई तालाबंदी हो गई है, तो इस वजह से मशीन क्या रहती है, बंद पड़ी रहती है। विच आर ट्रीटेड एज अ एबनॉर्मल आइडियल टाइम, जिसे हमें एबनॉर्मल आइडियल टाइम मानना है। ठीक है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम मतलब असामान्य कार्यहीन घंटे। ठीक है, असामान्य कार्यहीन घंटे मतलब जिसमें कार्य किया जा सकता था लेकिन वो लापरवाही या किसी कारण वजह से नहीं किया जा सका, तो नॉर्मली इट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन आवर, और इसे भी हमें क्या करना है, प्रोडक्शन आवर के अंदर ही जोड़ करके रखना है। जैसे मैं बताती हूँ कि मशीन ने 24 घंटे काम किया प्लस 1 घंटा जो है उसमें क्या था, उसका आइडियल आवर्स था, तो हमें पूरे 25 घंटे लेने हैं। ठीक है, आइडियल आवर को भी हमें क्या मानना है, प्रोडक्शन आवर्स मानना है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि सेटिंग अप टाइम और आइडियल टाइम दोनों ही मशीन के वर्किंग आवर्स में ऐड किए जाएंगे। फिर चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अभी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिसे हम ऑफिस भी कह सकते हैं, ऑफिस ओवरहेड, उसका हमें कैसे एब्जॉर्प्शन करना है, तो उसके एब्जॉर्प्शन के मेथड कौन कौन से हैं। मेथड नंबर फर्स्ट है परसेंटेज टू वर्क कॉस्ट। इसका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं किस पे, वर्क कॉस्ट के ऊपर। हम इसे वर्क कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसका जो वर्क कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इनटू 100।
ठीक है। इसका वर्क कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज निकाल के हम इसे चार्ज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है परसेंटेज टू वर्क ओवरहेड। हम इसे वर्क ओवरहेड के ऊपर भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क ओवरहेड क्या होंगे, टोटल जो भी वर्क ओवरहेड रहेंगे या टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, इसे हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हैं। तो टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड रहेंगे उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल आपको जो फैक्ट्री ओवरहेड रहेंगे, टोटल वर्क ओवरहेड, वो अपॉन में लिखना है, ऊपर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखना है और इनटू आपको 100 करना है। फिर चलते हैं आगे, परसेंटेज ऑफ सेल्स। हम इसका सेल्स के ऊपर परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स के ऊपर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऊपर रखना है, अपॉन में टोटल सेल्स रखना है, इनटू करना है आपको 100। फिर चलते हैं परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। आप चाहो तो इसका परसेंटेज किस पे कैलकुलेट कर सकते हो, कन्वर्जन कॉस्ट पे भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी इसका एक मेथड है। अब ये कन्वर्जन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है वो भी हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऊपर, अपॉन में कन्वर्जन कॉस्ट और इनटू आपको करना है 100। ठीक है, अब ये कन्वर्जन कॉस्ट देखो कैसे कैलकुलेट होगी। कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट होगी डायरेक्ट लेबर जो भी आपकी कॉस्ट डायरेक्ट लेबर की रहेगी वो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस आपको करना है वर्क ओवरहेड। ठीक है, इससे आपकी क्या निकल जाएगी, कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। फिर चलते हैं हम आगे देखिए, हम दूसरा जो मेथड है ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का, वो ये है कि हम इसे कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होंगे, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को पर यूनिट निकालना है आपको, तो आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से। ठीक है, आपने जितनी यूनिट बनाई है अगर उससे आप डिवाइड करोगे तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो कैसे आ जाएंगे, पर यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को पर यूनिट निकालने के लिए उसे टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब हम नंबर लगाते हैं किसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। इसको एब्जॉर्ब करने के कितने मेथड है, 3 मेथड है। मेथड नंबर फर्स्ट है परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। इसका हम सेलिंग प्राइस के ऊपर परसेंटेज निकाल सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। तो वो कैसे निकालेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऊपर रखेंगे, अपॉन में सेलिंग प्राइस रखेंगे और इनटू हम करेंगे 100। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट। हम इसका वर्क कॉस्ट के ऊपर, फैक्ट्री कॉस्ट जो होती है उसके ऊपर भी क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट जो मेथड है एस्टिमेटेड ओवरहेड पर यूनिट। हम चाहे तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को पर यूनिट भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऊपर रखना है और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस लिखना है, इनटू 100 आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो आपके क्या आ जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके तीनों ही ओवरहेड, तीनों ही प्रकार के फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के मेथड्स थे ये सारे। ठीक है, अब देखते हैं हम एक टॉपिक, ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये जो ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अत्यावशोषण और न्यूनावशोषण। तो अत्यावशोषण क्या होता है ऊपरी व्ययों का, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, देखिए व्हेन द अमाउंट एब्जॉर्ब इज मोर देन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड इनकर्ड इट इज नो एज द ओवर एब्जॉर्प्शन। जो देखिए ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा कि हमने जो अमाउंट एब्जॉर्ब की है या हमने जो अमाउंट कैलकुलेट की है वो अमाउंट एक्चुअल अमाउंट जो है ओवरहेड की उससे क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, हमने जो ओवरहेड की अमाउंट एब्जॉर्ब की है उससे अगर हमने जो ओवरहेड की अमाउंट एब्जॉर्ब की है वो अमाउंट अगर एक्चुअल अमाउंट से क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, ओवर एब्जॉर्प्शन कहलाएगी ओवरहेड का। ठीक है, फिर अंडर एब्जॉर्प्शन क्या कहलाएगा, अंडर एब्जॉर्प्शन व्हेन द अमाउंट एब्जॉर्ब इज लेस देन एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड इनकर्ड इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन। मतलब कि हमने जो अमाउंट क्या की है, एब्जॉर्ब की है, वो एक्चुअल अमाउंट से क्या हो,
कम हो, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट जो होगी ओवरहेड की उससे अगर कम हो तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, अंडर एब्जॉर्प्शन कहलाएगी, ठीक है। तो ये बात हमें अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी है कि हमने जो अमाउंट एब्जॉर्ब की है वो अगर एक्चुअल अमाउंट जो ओवरहेड की एक्चुअल अमाउंट है उससे क्या हो, ज़्यादा हो, तब तो ओवर एब्जॉर्प्शन, और हमने जो अमाउंट एब्जॉर्ब की है वो एक्चुअल अमाउंट से कम हो तो वो क्या होगा, अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये था आपके ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।